नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीटीज आईएएस एकेडमी की एडिटोरियल एनालिसिस के सेशन नंबर 61 में हम आज आ गए हैं। और आज के जो 4 एडिट्स हम लेने वाले हैं, पहला हम कोविड स्पाइक पर बात करेंगे, दूसरा इनकम्स वेलबींग और नेशनल पॉलिसी, बिल्कुल ही हटके है ये एडिटोरियल। उसके बाद हम बात करेंगे अमेरिका और चाइना का नया शीत युद्ध और उसके क्या क्या मायने हैं। एंड फाइनली हम ये बात करेंगे कि ट्रांसनेशनल कंपनीज को बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज में किस प्रकार जिम्मेदार बनाया जा सकता है। बड़े हटके हैं आज के एडिटोरियल। तो स्वागत है आप सभी का। सभी सिंसियर स्टूडेंट लंबे समय से जुड़े हुए हैं। कितनों ने पूरे 61 सेशंस देख लिए, एक बार कंफर्म कर दो बेटा। और ये हैं चारों एडिट्स। मेरी कोशिश है कि मैं वही एडिट्स लूँ जो एग्जाम में आपको सीधे सीधे हेल्प करेंगे। तो ये रहा आज का हमारा पहला एडिट। प्रीलिम जीएस 2, 3 और ऐसे में काम आ सकता है। कोविड का स्पाइक एंड द नीड फॉर टारगेटेड सपोर्ट। तो हम यहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन स्पाइक की भी बात कर सकते हैं और कोविड का पोटेंशियल जो आने वाले समय में इन्फेक्शन का स्पाइक है, दोनों। तो इसके दोनों मतलब निकाले जा सकते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उसने काफ़ी खुशी खुशी ये शेयर किया कि भैया जो है हमने फोड़ दिया है और हमने 2.5 करोड़ डोजेस कोविड-19 के 17 सितंबर को लगा दिए। और साथ ही साथ हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री की एक बड़ी अच्छी आदत है, दुनिया भर की ज्योग्राफी वो पैरेलल में पढ़ा देते हैं। इस देश से इतना डबल, इस देश से 5 गुना, इस देश के बराबर, इस देश का इतना। तो वो ज्योग्राफी भी साथ ही साथ कराते रहते हैं कि हम इतने आगे निकल गए भाई, इसमें अच्छी बात है। इन दैट केस एक और मीनिंगफुल कंपैरिजन होना चाहिए था जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने किया। नहीं भूल गए होंगे, काफ़ी लोड रहता है काम का। चाइना के रेट के साथ में एक दिन में चाइना ने भी 2.47 करोड़ शॉट्स एक बार लगाए थे। आज की तारीख में स्थिति यह है कि भारत में जो वयस्क लोग हैं 62% को एक डोज मिनिमम मिल चुका है और 20% को दोनों डोज मिल चुके हैं। तो अभी एडल्ट्स में आज की तारीख में 80% एडल्ट्स को दोनों डोज लगना बाकी हैं। टारगेट है 31 दिसंबर। तो 17 सितंबर का मेगा पुश जो था वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस की शुभकामना के तौर पे हुआ, सेलिब्रेशन के तौर पे हुआ। और बीजेपी शासित प्रदेशों ने तो पूरा जी जान लगा दिया भैया। थैंक यू मोदी जी। अमेरिका में जहां एक तरफ वैक्सीन की सप्लाई की अधिकता हो गई है, ग्लट का मतलब होता है अधिकता, और वहाँ डिमांड की शॉर्टेज है अमेरिका में। आपको पता ही है इंटरनल पॉलिटिक्स का भी एक इशू है, वैक्सीन हेजिटेंसी का भी इशू है। हालांकि भारत बहुत लकी है, हमारे यहाँ वैक्सीन हेजिटेंसी जैसी चीज़ नहीं है। भारत में स्थिति अलग है। हमारे यहाँ प्रोडक्शन तो कंटिन्यूसली चल रहा है, लेकिन सप्लाई की शॉर्टेज कहीं कहीं हो जाती है। कुछ कुछ दिनों में कुछ वैक्सीनेशन सेंटर बंद भी हो जाते हैं। भारत बायोटेक हमारी अपनी स्वदेशी कंपनी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाती है। उसने जो वादा किया था, जिस रेट पे वो डिलीवरी करेगा, उससे अभी वो बहुत पीछे चल रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं, स्वयं मोदी ने 31 दिसंबर 2021 तक भारत के सभी वयस्कों को टीका लगाने का वादा किया है। तो उसका मतलब आज से हमको उसके लिए 185 करोड़ डोज चाहिए और मिनिमम पर डे 1 करोड़ डोज तो हमें चाहिए ही चाहिए। समझ में आ गया। आज का टोटल है 80 करोड़ डोज। 17 सितंबर के पहले डेली एवरेज था 60 लाख से 70 लाख डोजेस पर डे। डेली न्यू इन्फेक्शन भारत में घटते तो जा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी समस्या ये है कि उस कर्व में जो टेल है बहुत लंबी होती जा रही है। रोज़ कभी 25,000, कभी 30,000, कभी 35,000 केसेस आ रहे परसिस्टेंटली। फरवरी में जब हमारी फर्स्ट वेव वगैरह खत्म होकर चली गई थी और हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, बहुत गलत सेलिब्रेशन हो गया वो, तब ये 10,000 तक गिर गई थी। अभी क्या हो रहा है कि 10,000 तक जा नहीं रहा है। डेल्टा वेरिएंट लगभग पूरे भारत में ऑलरेडी फैल ही गया है, ऐसा तो बहुत क्लियर इंडिकेशन है ही। लेकिन अब नए नए वेरिएंट पैरेलल में इम्यून एस्केप वाले आ रहे हैं और जिन्हें टीके लग गए हैं उनमें भी इम्यूनिटी धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है, ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं। अब आने वाले दिनों में भारत भर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पूरी गति में शुरू होने वाले हैं। 2 महीने में तो सारे शुरू हो जाएंगे। और क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे अनवैक्सीनेटेड हैं, तो हमें डेली सप्लाईज को 1 करोड़ के ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अत्यावश्यक है भैया। अच्छी बात यह है कि भारत के लोग वैक्सीन से घबराते नहीं हैं। आपको पता ही है 1950, 60, 70, 80, 90, 2000 तक के दशक में करोड़ों वैक्सीनें लोगों को लगी है और कभी भारत में वैक्सीन हेजिटेंसी का प्रॉब्लम नहीं आया है। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि जल्दी जल्दी लगवा दो। तो अभी हमारी केंद्र सरकार के लिए गोल यही होना चाहिए कि जहां पर भी इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा आ रहा है, वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ ज़्यादा वैक्सीन भेज दो भैया। वैक्सीन मेकर्स को बोलो जो कमिटमेंट तुमने किए हैं फटाफट उसको पूरा करो। सेटिंग रिकॉर्ड्स बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिकॉर्ड्स के परे जाकर अब इन तिथियों को ध्यान में रखते हुए फटाफट वहां तक देश को लेके जाएं ताकि कम से कम 2022-2021 से स्ट्रक्चरली अलग हो। तो बिल्कुल 2 टूक बात कह दी है एडिटर ने और ये रही समरी। इसको पॉज कर लो, इसको जोर से 1 या 2 बार पढ़ लो और आप अगर समरी निकालते तो क्या निकालते, निकाल के कमेंट थ्रेड में लिख दो। तो भैया आपका पार्टिसिपेशन रहेगा ना, तो हम सेशन बराबर लाते रहेंगे। सेशन
को लाइक कर लो, अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों तक ले जाओ, शेयर कर लो और चैनल के साथ जुड़ो। थैंक यू। बहुत प्यारे प्यारे कोर्सेस हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। कोर्सेस के साथ आज के आज जुड़ जाएं, जानकारी लें। क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा और लिंक में आपको ये PDF कहाँ मिलेगा वो भी हमने बता दिया है। हमारी साइट रोज़ाना विजिट करें, आपके लिए हमारी टीम इसे रोज़ाना अपडेट करती है। वन ऑफ द फाइनेस्ट साइट्स ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। बहुत ही एनरिच्ड कंटेंट इसमें आपको मिलेगा। एक एक लिंक पर आपको पूरा खजाना मिलेगा पढ़ने के लिए। घंटों बिता देंगे तो भी आपकी पढ़ाई यहाँ आपको लगातार कुछ ना कुछ नया मिलता चला जाएगा। अच्छे से यूज़ करें। आपका स्वागत है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। प्यारे दोस्तों, आज का दूसरा एडिट है इनकम्स वेलबींग नेशनल पॉलिसी। बहुत हटके है, ऐसा एडिट हमने आज तक नहीं लिया है। प्रीलिम GS 2, 3 और 4 में भी बहुत काम आ सकता है। तो एक सेंस ऑफ वेलबींग जो होता है कि भाई मेरा कल्याण हो रहा है। अब नॉर्मली हम भारत में कहते हैं ना, तेरा तो कल्याण हो गया बेटा। ये वो वाला कल्याण नहीं है, ये वास्तविक कल्याण वाला कल्याण है। तो आज का टॉपिक ये है कि जब हम बात करते हैं एक आम भारतीय की इनकम की, एक आम भारतीय के खर्चों की और एक आम भारतीय के मन में जो सेंस ऑफ वेलबींग होता है उसकी, तो हम आखिर बात किस चीज़ की करते हैं? समझ में आ गया आपको? आइए देखते हैं वेलबींग होता क्या है। दोनों ऑथर्स कहते हैं कि देखो, हमारा दशकों का अध्ययन है, इसलिए हम जो बोल रहे हैं ना चुपचाप हाँ में हाँ मिलाओ नहीं, ये मैंने अपनी तरफ से बोला। कहते हैं कि वेलबींग इज अटेन लिटिल बाय लिटिल एंड इज नेवरदनेस नो लिटिल थिंग इटसेल्फ। ये कहा था सिटियम के ज़ेनो ने, फिलोसोफर रहे थे। मतलब वेलबींग यानी कल्याण की फीलिंग बिल्कुल धीरे 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 आती है एक आम नागरिक में, लेकिन वो अपने आप में कोई छोटी चीज़ नहीं होती है। समझ गए? आज की आधुनिक दुनिया में वेलबींग को मेजर करने के दुनिया में दो तरीके हैं। पहला तो एकदम ऑब्जेक्टिव मेजर है, इसको आप तोल सकते हो, नाप सकते हो, माप सकते हो, इनकम और एक्सपेंडिचर। और दूसरा होता है सब्जेक्टिव वेलबींग, जिसको क्या कहते हैं? एक व्यक्तिगत भावना, SWB। इसको कैसे मेजर करेंगे भैया? तो दोनों ये ऑथर कहते हैं, एक मैडम है और एक सर हैं, वो कहते हैं लाइफ सेटिस्फैक्शन से करेंगे, हैप्पीनेस से करेंगे, फिर उसके अंदर स्कूलिंग, हेल्थ, कास्ट, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, ओवरऑल नेचुरल एनवायरनमेंट, सब कुछ आ जाएगा। तो दो तरीकों से लोग वेलबींग मेजर कर सकते हैं। इनका कहना है कि हमने एक बहुत लंबे चौड़े डेटा सेट का एनालिसिस किया है। एनीवे, उसके पहले जो आपकी सब्जेक्टिव वेलबींग होती है, यानी व्यक्ति से व्यक्ति तक परिभाषा और परसेप्चुअल उसका इंक्लिनेशन बदल सकता है, और इनकम जो होती है ये आपस में जुड़ी हुई होती है, लेकिन इसका एक डिमिनिशिंग रेट होता है। बहुत प्यारा ये इकोनॉमिक्स का सिद्धांत होता है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो एक लेवल के बाद अगर इनकम बढ़ेगी तो व्यक्ति का SWB नहीं बढ़ता है, क्योंकि वो आखिर कंज्यूम कर करके कितना मटीरियल कंजम्पशन कर लेगा कोई भी आदमी। What about relative income and can it affect SWB? अब जब हम रिलेटिव बात करते हैं कि समाज को अलग अलग तबकों में बांट दिया जाए, सबकी इनकम अलग अलग है, एक दूसरे से कंपेयर हो रहा है, उसमें सापेक्ष आय का पैमाना आ जाएगा, तो क्या उससे सब्जेक्टिव वेलबींग पर असर आएगा? तो ये दोनों ऑथर कहते हैं कि देखो भैया, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCER भारत का काफ़ी प्रिडोमिनेंट एक प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है। 2005 से 2012 का सारा डेटा इन्होंने निकालकर इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे NCER को पढ़ा, ये दोनों ऑथर लोगों ने, और इन्होंने कहा कि ये एकमात्र हमको उस समय का सर्वे मिला जिसमें डेमोग्राफिक, हेल्थ, इकोनॉमिक, SWB सब कुछ कवर है। वो बोलते हैं कि SWB और इनकम एक्सपेंडिचर आर पॉजिटिवली रिलेटेड, लेकिन डिमिनिशिंग रेट के साथ। इस सर्वे से ये साबित होता है। एट टाइम्स ये कनेक्शन इतना स्पष्ट भी नहीं होता, डिमिनिशिंग तो होता ही है। Relative income effect is very strong and happiness does not trend upward as income continues to grow. इसको ईस्टरलिन पैराडॉक्स यानी विरोधाभास के नाम से भी जानते हैं। मैंने हिंदी में भी एनालिसिस बना दिया है, आप ही लोगों की डिमांड थी तो आप लोग यूज़ कर रहे हैं ना। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जुड़े हुए हो ना, तो और भी लोगों को ले आओ, जुड़ते रहो, पढ़ते रहो, तभी मज़ा आएगा। और ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई यहाँ हो रही है। आज 61वां सेशन आ गया है, तो आपके लिए हमने 250 से ज़्यादा एडिटोरियल बढ़िया बारीक एनालिसिस करके दे दिए, तो एग्जाम में तो 100% मदद आनी है भैया, ध्यान रखना मेरी बात। ईस्टरलिन पैराडॉक्स क्या कहता है? हैप्पीनेस हमेशा इनकम के बढ़ने के साथ साथ कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जाएगा, यही पैराडॉक्स है। होता क्या है कि वंस रैंक इन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन्फ्लुएंसेस लाइफ सेटिस्फैक्शन। आप समाज में अपने आगे पीछे ऊपर नीचे सब लोगों को देखते हैं, और उस सापेक्ष क्रमानुक्रम में आप कहाँ खड़े हैं उससे आपके मन में खुशी या दुख बढ़ता है, घटता है। अ सोसाइटी गेटिंग रिचर सीज एवरेज एट अ स्टेबल लेवल। होता क्या है कि जब पूरा का पूरा समाज अमीर होता है तो औसत भी ऊपर खसकने लगता है। आपको समझ में आया? अब इनिशियली ऐसा लगेगा कि औसत ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन फाइनली जो एवरेज पे खड़ा है आदमी, वो ज़्यादा कमाने के बाद भी रहता है एवरेज पे ऊपर ही है, तो उसको ये समझ में आ जाता है कि मेरी इनकम तो बढ़ गई लेकिन मैं हूँ एवरेज ही।
तो इनकम ग्रोथ डज नॉट लीड टू मोर लाइफ सेटिस्फैक्शन। उसी तरह जो एवरेज के थोड़े नीचे है, अगर पूरा समाज अमीर हुआ तो वो फिर भी एवरेज के थोड़े नीचे ही रह जाता, क्योंकि ऊपर वाले और ऊपर चले गए। मटीरियल गुड्स स्टॉप एडिंग टू जॉय बियॉन्ड द पॉइंट। प्यारे दोस्तों, तो इस तरह के जो वस्तुएं होती हैं वो आपके जीवन की खुशी एक बिंदु के आगे बढ़ाने में सफल नहीं होती। तो राइजिंग इनकम्स डू नॉट रियली ट्रांसलेट इनटू मोर कंजम्पशन एंड मोर हैप्पीनेस। द थ्रेशोल्ड एट विच मनी लूजेस इट्स पावर टू इंप्रूव वेल बीइंग इज अ मैटर ऑफ डिबेट। अब आपसे एक अच्छा सवाल पूछा जा सकता है, या आप पूछ सकते हैं कि सर वो कौन सा पॉइंट है जिस पे जाके पैसे की हमें खुश करने की ताकत खत्म हो जाती है। इस पे दुनिया भर में चर्चा है। तो ये दोनों ऑथर लोगों ने क्या किया, इन्होंने कहा कि हमने वो एनसीआर के सर्वे में बेसिकली ये किया कि हमने उसको 3 सेगमेंट में बांट दिया। जो इनकम में 0 से 25% पे थे, जो 25 से 50% पे थे, और जो 50% से ज़्यादा पे थे। समझ में आ गया आपको? टोटल 100% में 3 आय वर्ग उन्होंने बना दिए। फिर उन्होंने कहा कि हमने बारीकी से एक एक सेगमेंट में घुस के देखा, हर सेगमेंट में कोई ऊपर बढ़ रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई अपनी जगह खड़ा है, और ऐसा तीनों सेगमेंट्स में हो रहा है, अप एंड डाउन एंड स्टेबल। सबक ये था, द लोअर इज द रिलेटिव इनकम, द लोअर इज द सब्जेक्टिव वेलबींग, कि जितनी रिलेटिव इनकम किसी व्यक्ति की कम होती थी उतना उसका सब्जेक्टिव वेलबींग कम हो जाता था। मतलब आदमी जो है अपने आसपास देखकर परसेप्शन बना लेता है। एक बहुत बड़ी संख्या में जो लोग सबसे लो इनकम ग्रुप के थे, 0 से 25% के, उनकी इनकम धीरे धीरे बढ़ी। उसी तरह 25 से 50% में एक मेजॉरिटी ने बोला कि हमारी इनकम और वेलबींग बढ़ी है 2005 से 12 में। लेकिन जो 50% से ज़्यादा वाली रिलेटिव इनकम ग्रुप में पहले दिन से मौजूद थे, उनमें से आधे उन्होंने बोला कि 2005 से 12 में हमारी इनकम गिर गई। उन्होंने शायद नीचे वालों को ऊपर उठता देखा, इसलिए वो दुखी हो गए। दैट वॉज द पीरियड व्हेन पर कैपिटा इनकम फॉर राइजिंग स्टेडिली एट 6% पर एनम। अभी फिलहाल तो माइनस में चली गई है भारत की। 2020-21 में पर कैपिटा इनकम श्रिंक होकर कम हो गई, रियल टर्म्स में बात कर रहा हूं मैं। तो उस समय 2005 से 12 में जब 6% से बढ़ रही थी पर कैपिटा इनकम, तो रिलेटिव इनकम राइज नीचे के तबके के, इनकम वाले तबके के लोगों को ज्यादा अच्छे से फील हुई। जो ज्यादा अमीर थे वो दुखी हो गए क्योंकि नीचे वाले ऊपर आ रहे थे। लर्निंग ये है कि भारत की सरकार को ओवरऑल इनकम ग्रोथ शायद ये फोकस न रखते हुए ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए कि शेयर्ड ग्रोथ हो। अब उसके लिए फॉर्मल सेक्टर में अच्छी सैलरी वाले जॉब्स के सिवा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। उसी से ज्यादातर आबादी का सेंस ऑफ वेलबींग सुधरेगा, उसके बिना नहीं सुधरने वाला है। तो ये तो बहुत ही गजब का एडिटर, बहुत सोच विचार करके लिखा गया। अच्छा है बहुत जटिल, मैंने आपके लिए सरल भाषा में उसको पूरा कंडेंस कर दिया, इसलिए इसको एंजॉय करो। ठीक है भैया, चलिए तो ये कहानी हो गई। आप कितना एग्री करते हैं हमें बताइएगा। और ये रही पूरी समरी, इसको जोर से पढ़िए। दुख की बात यह है दोस्तों कि आज की तारीख में भारत की केंद्र सरकार के पास, भारत की किसी भी राज्य सरकार के पास, या भारत की किसी भी अर्बन लोकल बॉडी सरकार के पास फॉर्मल सेक्टर में नए जॉब जनरेट करने का मैसिव स्केल का कोई प्लान ही नहीं है। छोड़ दिया गया मार्केट पे। और मार्केट क्यों करेगा? प्राइवेट कंपनियों का काम नौकरियां देना है ही नहीं, उनका काम है प्रॉफिट्स बढ़ाना। तो जब तक सरकार मैंडेट नहीं करेगी, फॉर्मल सेक्टर जॉब जनरेशन होना ही नहीं है, तो डिस्कशन चलेगा और डिस्ट्रक्शन ही हो रहा है। आपको पता ही है नौकरियों की क्या स्थिति है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। आ गया समझ में? दोस्तों, साइट को रोज़ाना विजिट करें, आप ही के लिए है सिविल तपस्या की साइट। बहुत ही रिच साइट है और सभी अभी 10 तारीख को जैसी परीक्षा होगी आपके लिए हम विद इन 5 to 6 डेज क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में माइक्रो लेवल एनालिसिस प्रस्तुत कर देंगे। आज का तीसरा एडिट जो है फॉरेन अफेयर्स का, बहुत बढ़िया रिवीजन होने वाला है आपके लिए। बहुत अच्छा लिखा है हमारे प्यारे ऑथर ने। कौन है ऑथर? नाम बता दो भैया। बहुत अच्छा लिखते हैं फॉरेन अफेयर पे। इनका कहना यह है कि चलो भैया यूपीएससी के लिए एक बार रिवीजन कर लिया जाए। अमेरिका चाइना का जो है शीत युद्ध शुरू हो गया है। 9/11 के युद्ध, 9/11 के बाद 2001 के बाद जब अमेरिका ने युद्ध शुरू किए थे, पहले अफगानिस्तान में, उसके बाद इराक में, उसके बाद लीबिया में, उन युद्धों का अंत परिणाम क्या हुआ है? तो ऑथर जो है वो कहते हैं कि देखो इन सभी युद्धों का अंत परिणाम 2 चीज़ें हुई हैं। पहली चीज़ ये है कि पॉलिटिकल इस्लाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपको समझ में आया? पॉलिटिकल इस्लाम। और दूसरा, इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो दुनिया में एक तरफ पॉलिटिकल इस्लाम और रेडिकल इस्लाम में भयंकर बढ़ोतरी हो गई और पैरेलल में इस्लामोफोबिया में बहुत भयंकर बढ़ोतरी हो गई। और हम वहीं के वहीं आके खड़े हो गए जहाँ से शुरू किया था। शुरू करें। 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद अमेरिका ने अपने आप को अफगानिस्तान में लॉन्च किया तालिबान को जड़ से उखाड़ने और अल कायदा को समाप्त करने के लिए। 20 साल गुजर गए।
न तो अलकायदा समाप्त हुआ है, न तो तालिबान समाप्त हुआ, और इस बीच इस्लामिक स्टेट का उदय और हो गया है। तो बहुत सीधी सी बात है, आतंक के ऊपर का युद्ध तो समाप्त नहीं हुआ है, चलता ही रहना है। अमेरिका के ऑप्शंस लिमिटेड हैं। आज अफगानिस्तान का बेस ख़त्म, पाकिस्तान के साथ मिलिट्री अलायंस ख़त्म, और इस क्षेत्र का कोई भी देश अमेरिका को मिलिट्री बेस बनाने देगा नहीं। तो अगर अमेरिका को आज आतंकवादियों पर वॉर जारी रखना है ड्रोन अटैक से, तो ड्रोन कहाँ से फ्लाई करेगा? मिडिल ईस्ट से, यानी वेस्ट एशिया से। इंटेलिजेंस कहाँ से आएगी? अफगानिस्तान से। तो ये तो बिल्कुल ही फेल स्ट्रैटेजी हो जाएगी, क्योंकि इंटेलिजेंस में बहुत कमियां रह जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 2001 में जब पूरे जोश के साथ युद्ध शुरू किया था अफगानिस्तान में, और उसके बाद भी उन्होंने इस चीज पर फोकस नहीं किया कि वी मस्ट फोकस ओनली एंड ओनली ऑन बीटिंग द टेररिस्ट, कि आतंकवादियों को पूरी तरह से खत्म कर दें, हमारा लक्ष्य केवल एक होना चाहिए। वो उसके आगे चले गए रेजीम चेंजेस पे, यानी पूरी सत्ता का परिवर्तन मुस्लिम देशों में कर डालूंगा और पूरे मुस्लिम विश्व को रिकंस्ट्रक्ट कर दूंगा। ये बहुत भारी भूल कर दी जॉर्ज बुश ने। अब ये ऑथर कहता है कि भाई मैंने इतना बड़ा दावा किया, इसका सबूत क्या है? अमेरिका ने इराक पे अटैक कर दिया अफगानिस्तान में रेजीम चेंज के बाद, ज़रूरत ही नहीं थी। और उस वक्त डोनाल्ड रम्सफेल्ड नाम का एक आदमी हुआ करता था अमेरिकी राष्ट्रपति की टीम में, लोग कहते हैं भयंकर गलत इन्फॉर्मेशन देता था। और उसने क्या इन्फॉर्मेशन दी कि पूरा प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन, जिनको आप पता ही फांसी की सज़ा दे डाली अमेरिका ने, पूरी खुफिया जानकारी झूठी थी। किसी भी तरह का WMD न तो सद्दाम हुसैन के पास था, न इनकी खोज में मिला, लेकिन वो बेचारा मारा गया। अब बेचारा इन द सेंस कि वो था तो क्रूर आक्रांता ही, लेकिन कहते हैं ना, हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं एक छोटा हिटलर छुपा हुआ है, एक छोटा सद्दाम हुसैन छुपा हुआ है। मौका मिलेगा तो पूरा दहाड़ता हुआ बाहर आ जाएगा। But US was distracted for a long time, giving the terror groups a chance to regroup. तो दिक्कत क्या हुई? ये जो पूरा इराक में अमेरिका घुसा, उसकी वजह से क्या हुआ कि 2003 में, 2004 में, 2005 में तालिबान को और अल कायदा को अपने आप को रीग्रुप करने का मौका मिला, और उस कैंसर को जड़ से उखाड़ फेंकने की अमेरिका की शक्ति खत्म हो गई। इसी वजह से इराक के अंदर केओस हो गया। अब केओस हुआ तो अल कायदा को रास्ता मिल गया, और वहाँ पर वो अफगानिस्तान से बाहर आके अल कायदा जो है इराक में बस गया। अबू मुसाब अल जरकावी ने वहाँ पर पूरा चार्ज ले लिया, और अल कायदा इन इराक बहुत डेंजरस हो गया। राष्ट्रपति ओबामा जब आए, सत्ता पलट हुई 2011 में, उन्होंने बुश की 2003 की गलती को रिपीट कर दिया, नाटो के साथ में लीबिया पर हमला करके। क्यों किया नया हमला, लेकिन कर दिया। अमेरिका का ये विश्वास है, परम विश्वास है कि मेरी ताकत इतनी भयंकर है कि मैं किसी भी सत्ता को पलट सकता हूँ, पॉलिटिक्स को रीऑर्डर कर सकता हूँ, दुनिया को पुनर्गठित कर सकता हूँ। लेकिन उससे पैदा होने वाली अव्यवस्था से निपटने का अमेरिका के पास कोई तरीका नहीं होता। तो केओस केओस केओस, जिहादी जिहादी जिहादी। इराक पोस्ट वॉर अल कायदा के लिए स्वर्ग बन गया। लीबिया पोस्ट कोलैप्स, लीबिया में मुअम्मर कद्दाफी की सरकार थी, सड़क पे दौड़ा दौड़ा के कद्दाफी को मारा गया। इन सब चीज़ों ने मुस्लिमों के मन में पश्चिम के खिलाफ भयंकर गुस्सा भर दिया। उस गुस्से की लहर पे चढ़ के जिहादियों को आगे बढ़ने का मौका मिल गया। अब अमेरिका के पास उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं था, और आतंकवादी लीबिया से अफ्रीका में घुसने लग गए। वहाँ वो पहले से मौजूद थे, वैसे जैसे बोको हरम वगैरह। ये जो रिबेल ग्रुप्स थे जिन्होंने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ युद्ध बोल रखा था, अमेरिका ने उनकी बहुत मदद की। वहीं से इस्लामिक स्टेट निकल कर आ गया। इन पैरेलल इस सब केओस से दुनिया में इस्लामवादी लोग और इस्लाम से नफरत करने वाले लोग दोनों एक साथ पनपने लग गए। जिहादी आसानी से लाखों मुसलमानों की हो रही मौतों को एक क्रिश्चियन क्रूसेड करके दिखाने लग गए कि देखो ये तो मुसलमानों को मार ही डालना चाहते हैं पश्चिम के लोग। उसके बाद इन सभी युद्धों से अफगान, इराक, लीबिया से निकले लाखों 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 लोग पैदल, ज़मीन पे, पानी में भाग के यूरोप की तरफ जाने लग गए। आपको समझ में आया? तो जब वो यूरोप में घुसे तो वहाँ पहले से मौजूद दक्षिणपंथी पार्टियों ने देखो 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 पूरा यूरोप खत्म हो जाएगा, पूरा यूरोप का इस्लामीकरण हो रहा है। और ये दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टियों का उदय 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हुआ था, जब वो ये बोल रहे थे कि गरीबों को मारने का काम किया कैपिटलिज्म ने, इसलिए राजनीति बदलो।
ऐसे में इतने सारे मुसलमानों का इस तरफ आना इन दक्षिणपंथी पार्टियों के लिए संजीवनी बूटी का काम कर गया। इस्लामोफोबिया बढ़ गया और मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर से जहाज़ों में बैठ बैठ के स्मगलर्स जब हज़ारों लोगों को यूरोप में लाने लगे तो दक्षिणपंथी पार्टियों की तो ऐश हो गई उसमें। द वेस्ट वॉज कम्प्लीटली डिवाइडेड कि आखिर चल क्या रहा है। पैरेलल में जब ये सब नाटक हो रहा था, चाइना को वो सबसे प्रेशस 20 साल मिल गए जब उसने खुद को इतना मजबूत कर लिया कि आज वो खुल के अमेरिका को लाल लाल आंखें और 56 इंच का सीना दिखाने लग गया है। अमेरिका को 2015 में ये शॉक लगा जब उसको पहली बार ये समझ में आया कि शीत युद्ध 1990 में समाप्त होने के बाद पहली बार चीन जैसा देश मेरे सामने खड़ा हो चुका है। 4 ट्रेंड तब तक आ चुके थे। अमेरिका अफगानिस्तान गवा चुका था, अल कायदा अलग अलग ब्रांचेस में बट के दुनिया भर में फैल गया था। बाइडेन ने 2021 में उसी को कैंसर का मेटास्टेसाइज थ्रेट बोला है। आपको पता है ना मेट्स क्या होते हैं? किसी व्यक्ति को जब कैंसर होता है ना, हमेशा कहते हैं जल्दी से आइडेंटिफाई कर लो। जल्दी से आइडेंटिफाई किए गए कैंसर को मारा जा सकता है, नहीं तो क्या होता है उसमें से मेटास्टेसाइज होने लगता है, अलग अलग क्षेत्रों में उसके नोड्यूल्स और ट्यूमर्स फैलने लगते हैं ब्लड की स्ट्रीम के साथ, जिसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रीटमेंट करना। इसलिए जल्दी ढूंढो, मेडिकल ऑन्कोलॉजी में जाओ, मॉडर्न मेडिसिन से इलाज कराओ, तो कैंसर का मरीज भी जो है बिल्कुल चुस्त दुरुस्त होकर 20-30 साल जी सकता है। फालतू के एक्सपेरिमेंट करोगे 2 साल में मरेगा, गारंटी दे रहा हूँ मैं। इसलिए संभल के चलना भैया, कभी किसी दुर्भाग्यवश किसी को हो जाए तो आपके किसी भी जान पहचान वाले में तुरंत बेस्ट पॉसिबल मॉडर्न मेडिसिन का इलाज ही करवाना। तीसरा ट्रेंड, एथनो नेशनलिस्ट एंड इस्लामोफोबिक पॉलिटिक्स अमेरिका में ग्रो होने लग गई। वो हमने डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों में देख लिया। उसके बाद चौथा था ग्लोबल यूनिपोलैरिटी, हमेशा के लिए समाप्त हो गई। अमेरिका के सामने चीन आके खड़ा हो गया। इसी वजह से राष्ट्रपति बाइडेन ने अमेरिका को रातों रात अफगानिस्तान से बाहर निकाल लिया। उनको ये पता है मेरी 100% एनर्जी चाइना पर लगनी चाहिए, लेकिन जो भी ये बोल रहे हैं कि अमेरिका की ताकत जो है अब कम हो गई है, वो ये भूल गए कि 1970 में अमेरिका वियतनाम में हारा था, अफगानिस्तान में हारा था, ईरान में हारा था, लेकिन उसके बाद मजबूत बन के निकला था। अमेरिका बहुत चतुर है और अब वो बहुत शांति से देख रहा है कि पूरा अफगानिस्तान चाइना के हाथ में अगर आता है प्रभावशीलता के हिसाब से, तो अब चाइना को गलतियां करने दो और चाइना धंसता चला जाएगा उस दलदल में। देखते हैं। तो एक नया शीत युद्ध शुरू हो चुका है और पैरेलल में आतंकी संगठनों को फैलने के लिए जगह भी मिल चुकी है। कितना बढ़िया रिवीजन हुआ भाई साहब, मज़ा आ गया। आपको मज़ा आया कि नहीं बताइए। और ये रही समरी, इसको ज़ोर से पढ़ोगे आपको भी मज़ा आएगा, हमको भी मज़ा आएगा। आप भी नई समरी निकालिए, कमेंट थ्रेड में लिखिए, जितना लिखेंगे उतना इम्प्रूवमेंट होगा। दोस्तों, चौथा और अंतिम बहुत अच्छा लेख है, प्रीलिम GS 2-3 ऐसे में काम आ सकता है। दुनिया की बड़ी बड़ी TNCs ट्रांसनेशनल कंपनियों को ह्यूमन राइट्स के प्रति किस प्रकार से सजग किया जा सकता है कानूनी रूप से। ऑथर भाई साहब कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का एक वर्किंग ग्रुप है ऑन ह्यूमन राइट्स ट्रांसनेशनल्स एंड अदर बिजनेसेस। अभी 2021 में उसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये बोला है कि देशों के द्वारा किए जाने वाले, 2 देशों के बीच जब अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होती है उसके ज़रिए TNC यहाँ से वहाँ घुसते हैं। भारत ने, आपको पता होगा, 5 साल पहले अपने सारे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ को एक झटके में स्क्रैप कर दिया था भारत ने, क्योंकि मोदी सरकार को लगा कि इसमें TNCs को अधिकार तो दिए हैं लेकिन जिम्मेदारियां नहीं हैं। तो ये UN की जो नई रिपोर्ट आई है ये उस दिशा में प्रकाश डालती है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स को आप ह्यूमन राइट्स कंपैटिबल बनाकर बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो 2 देशों के बीच में होती हैं उसके ज़रिए कंपनियों पर दबाव डाल सकते हैं। अब क्योंकि TNCs भयंकर अरबों डॉलर का धंधा करने वाली बहुत तगड़ी ब्रांड्स होती हैं, उनकी जवाबदेही बहुत मायने रखती है। बहुत सारे करप्शन स्कैंडल TNCs के आ ही चुके हैं। ऑथर कहते हैं कि मुझे याद है आज से 45 साल पहले 1975 में हेनरी किसिंजर, अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था, भारत का दुश्मन नंबर 1 था, उसने UN जनरल असेंबली को ये बताया था कि TNCs पे नियंत्रण करो और उसके लिए एक मल्टीलैटरल कोड ऑफ कंडक्ट बनाओ। UN ने कोशिश बहुत की लेकिन 1992 में वो कोशिशें जो हैं नाकाम हो गई, ख़त्म हो गई। उस लाइट में आज की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ख़त्म इसलिए हो गई क्योंकि तब नव उदारवादी प्रोजेक्ट आ चुका था सारी दुनिया में। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की ऐसी आंधी चली, भारत में भी आ गई। उसी को नियो लिबरलिज्म कहते हैं, नव उदारवाद। और BITs सब तरफ फैल गई। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियों ने ग्लोबलाइजेशन करवाया, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून की पूरी मदद लेके खुद का सांस्थानिककरण करवा लिया।
और ऐसा हो गया कि इनके सिवा कुछ सही हो ही नहीं सकता। जो BITs हुए उन्होंने अधिकार तो बहुत दिए, ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं किए। और ये बात 2011 की एक रिपोर्ट आई UN स्पेशल रिपोर्टर ऑन बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स के बाद बदलने लग गई। लेकिन आज तक 2021 तक TNCs को कानून के कोर्ट में किसी तरह से अकाउंटेबल सीधे सीधे BIT होल्ड करे, ऐसी कोई BIT बन नहीं पाई है। तो हमें वैसे BIT बनाने पड़ेंगे। एक केस हुआ था अर्जेंटीना में, अर्बेजर वर्सेस अर्जेंटीना 2016 में। ये एक स्पेन की कंपनी थी, ये एक शेयर होल्डर थी एक कंपनी में जो वहाँ पे पानी और सीवरेज की पूरी सर्विसेज देती थी, यानी पूरा ये गटर प्रबंधन वगैरह सब, मल मूत्र प्रबंधन जितना भी होता है शहरों में, जिसको आप सॉलिड वेस्ट लिक्विड वेस्ट बोलते हैं। अब हुआ ये कि अर्जेंटीना में 2001 में बहुत भयंकर फाइनेंशियल क्राइसिस आई, जिससे अल्टीमेटली ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई। तो उसने अर्जेंटीना पे केस कर दिया कि भैया अर्जेंटीना स्पेन के बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में मुझे बहुत से अधिकार थे, अर्जेंटीना स्टेट ने अधिकार मुझसे छीन लिए, तो मुझे पैसा दिलवाओ। अर्जेंटीना ने बोला कि इस कंपनी की सर्विसेज खराब थी और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट टू एक्सेस टू वाटर वॉज ब्रीच्ड। हर अर्जेंटीनियन नागरिक का एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार है स्वच्छ पानी तक पहुंच, वो इस कंपनी ने तोड़ दिया। तो जिस न्यायाधिकरण में ये गया ट्राइब्यूनल, उसने बोला ओनली स्टेट्स हैव अ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन टू मीट ह्यूमन राइट टू वाटर, मतलब ये दावा तुम्हारा टिकेगा नहीं। And corporations only have a negative obligation unless specific human rights obligation are part of the BIT। अब उस BIT में ये लिखा हुआ नहीं था अर्जेंटीना स्पेन के। तो अगर BIT की ट्रीटी विशिष्ट रूप से इस तरह के पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस कंपनियों पे डाल दे, तो ये कंपनियां गलियां निकाल के बच के भाग नहीं पाएंगी। आज कई देश ऐसा कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ये सब हॉटेटरी है नेचर में। हॉटेटरी का मतलब है किसी से आप अपील करते हो, एग्जॉर्ट करते हो, लेकिन कानूनी रूप से बोलते नहीं हो। इसका एक दूसरा बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। भारत में भारत सरकार लाखों करोड़ों का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ला रही है, सेक्टर आफ्टर सेक्टर आफ्टर सेक्टर, लेकिन उसमें जॉब जनरेशन का कोई टारगेट ही नहीं है। करोड़ों लाखों करोड़ों बढ़ जाएंगे कॉर्पोरेट्स को, प्राइवेट सेक्टर को, टैक्स पेयर का पैसा है, ये ध्यान रखना। लेकिन पर करोड़ सब्सिडी तुम इतने जॉब जनरेट करोगे, ऐसा कोई कानून ही नहीं है उसमें। तो इट इज पियरली हॉटेटरी नेचर की भाई जनरेट कर देना। कंपनियों को क्या इंटरेस्ट है जनरेट करने में, उनको कोई मतलब नहीं है, हो गया तो हो गया, लेकिन वो तो कम मशीनें ज़्यादा लगाएंगी, ये मतलब होता है हॉटेटरी का। आ गया समझ में? तो 2021 की UN रिपोर्ट भारत के लिए बहुत यूज़फुल है। भारत ने 2016 में जो मसौदा BIT लाया था उसमें बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस नहीं थे, तो सरकार ले आए और भारत TNCs के ऊपर ह्यूमन राइट और पब्लिक हेल्थ में बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस डाल दे। उसके सिवा कोई ज़्यादा तरीका दूसरा है नहीं। मज़ा आया आपको? तो ये थी कहानी होल्डिंग TNCs अकाउंटेबल। बिल्कुल अलग टाइप के एडिट्स आ गए हैं आज, मज़ा आया। नई नई चीज़ें पढ़ते रहनी चाहिए और एग्जाम में क्या आ जाए पता नहीं। ठीक है भैया, चलो बढ़िया, इसको आप एक बार ज़ोर से पढ़ दो और आप भी समरी निकाल दो। तो अब जो है वेस्ट एशिया का हमने एक एडिट आपके साथ कवर किया था कि अफगानिस्तान में पश्चिम एशिया के देशों की जिम्मेदारियां बढ़ गई है और उसके सबूत सामने आने लग गए। ये रहा सबसे बड़ा सबूत, सऊदी अरब वाला जो है अफगानिस्तान को लेके बोल रहा है कि तालिबान को अच्छी सरकार और समावेशन देना है। मानना पड़ेगा, फैजल बिन फरहान अल सऊद का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन ऐसी भयानक कशमकश में फंस गए बिकॉज ऑफ ऑकस। समझ में आ गया ना आपको? तो ऑस्ट्रेलिया ने न्यूक्लियर मशीन, न्यूक्लियर इंजन वाली सबमरीन्स अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेने के चक्कर में फ्रांस का पूरा $90 अरब का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। और फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती बहुत बढ़ गई थी, इसलिए फ्रांस बिल्कुल रूठ के बैठ गया है कि तुमने मुझे बताया नहीं, तुमने ऐसा कर दिया। तो ऑस्ट्रेलिया बोलता मैं क्या करता, मेरे को करना पड़ा। तो ये सारी कहानी, और इस सब के पीछे जो विलन है वो है चाइना, क्योंकि उसकी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन ये ऑकस बहुत बड़ी बात है भैया। हाँ, पुतिन साहब इतने पॉपुलर हैं कि सिर्फ अपने सारे आलोचकों को जेल में डालने के बाद वो चुनाव में बहुत तेज़ी से उनकी पार्टी जो है आगे बढ़ रही है। क्या बढ़िया नेता यार, बहुत ही लोकतांत्रिक। असम फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ने अपने एक ऑर्डर में ये लिख दिया NRCs फाइनल। ये बहुत चक्का कर देने वाली बात है, क्योंकि असम की पूरी पॉलिटिक्स और CM बोल रहे हैं कि NRC इज नॉट फाइनल। तो जो 3-4 हज़ार करोड़ लगा के NRC प्रतीक हजेला ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में रंजन गोगोई के अंडर करवाया था, वो सब नॉन फाइनल करके हवा में लटका हुआ था। उस पर FT ने बोल दिया कि ये तो फाइनल है। तो एक्चुअली क्या है ये 1-2 दिन में पता चलेगा। डेमोग्राफिक शिफ्ट और हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन की बहुतायत पर बहुत अच्छी रिपोर्ट है, इसको देखिएगा। कोर्सेज की जानकारी लें, साथ में जुड़ें, साइट को रोजाना यूज़ करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर भेंट करेंगे। नमस्कार, जय।